लेकिन वो यहाँ पर एक रीजन जो ये है ना रोहतक सोनीपत झज्जर, इसमें भूपेंद्र हुड्डा जी का जो नेतृत्व है उसका ज्यादा नाम चलता है। नंबर 1 सीट इनके गुड़गांव की सीट को राविंदर जीत निकाल ले जाएंगे ऐसा लगता है। सिरसा में शैलजा जी उनसे बहुत आगे हैं और इसलिए आगे हैं कि जो तंवर जी हैं वो एक बहुत ही जो ना वेव्ड विचारों के पॉलिटिशियन, वो ये मान के चल पड़े जिस तरह 19 में वोट आगे थे ना बेहिसाब मांगी उतने उनसे भी ज्यादा, अब की बार मांगे थे तो 2 लाख कम आ जाएंगे तो भी जीत जाऊंगा, ये एंगल नहीं चलेगा। नमस्कार, हरिभूमि टीवी के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले बहुत दिनों से हम जानना चाह रहे थे कि प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर क्या होने जा रहा है। अगर कांग्रेस से पूछते हैं तो वो कहते हैं 10-0 से जीतेंगे, अगर भाजपा से पूछते हैं तो वो कहते हैं 10-0 से जीतेंगे। हम ऐसी शख्सियत की तलाश में थे जो ना कांग्रेस से जुड़ा हो ना भाजपा से जुड़ा हो, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। तो ऐसी शख्सियत के बारे में तलाश करते हुए हम पहुंचे पूर्व प्रिंसिपल रणबीर सिंह कादियान जी के आवास पर, जो न केवल शिक्षाविद रहे हैं बल्कि बच्चों को गणित की जानकारी देते रहे हैं। ऐसी ही जानकारी वो पॉलिटिक्स के बारे में भी रखते हैं। वो राजनीति की न केवल गुणा भाग जानते हैं बल्कि राजनीति की ABC तक उन्हें अच्छी तरह टिप्स पर याद है। आज हम उन्हीं से पूछेंगे कि प्रदेश की सियासत में 10 सीटों पर क्या होने जा रहा है, कौन सी सीट किसके पाले में जा रही है और क्यों जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है। 10 सीटें हैं, क्या होने वाला है। 10 की सीट की बात करें तो 10 में से आज के दिन जो हालात लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि 6 सीट तो कांग्रेस जरूर जीत जाएगी और रही 4 सीट उसमें चलेगा मुकाबला। 6 सीट कौन सी जीत जाएगी? 6 में सबसे पहली सीट तो जो मुझे दिखती है वो है रोहतक। और रोहतक क्यों है उसका कारण भी है जी। कारण ये है कि अरविंद शर्मा जी 5 साल मेंबर पार्लियामेंट रोहतक के रहे जी। लोगों ने उसको बड़े लाड चाव से बहुत अच्छी तरह से वोट दी, उसको जिताया। दीपेंद्र के कामों को भी इग्नोर करके उसको कहा कि भाई ये सेंटर में राज आएगा, इसका संभावना जो थी और ये और ज्यादा अच्छे काम करेगा। लेकिन इन 5 सालों में अरविंद शर्मा के नाम से रोहतक लोकसभा के अंदर एक भी काम गिनाने के लिए नहीं हुआ। तो अब लोग ये मानते हैं कि अरविंद शर्मा वापस भी बन जाए MP तो ये क्या करेगा, वैसा ही करेगा जैसा पहले था। ये कहता मनीष ग्रोवर ने मेरे काम नहीं होने दिए, मनीष ग्रोवर अब कौन सा मर गया हो, तब भी जीवे है। ठीक है। और दीपेंद्र को वोट इसलिए दे रहे हैं वो लोग जो पिछली बार नहीं दे रहे थे कि भाई इसको वोट देंगे तो शायद इनकी गवर्नमेंट भी आए और ये काम कराने का इच्छुक भी, काम इसने करवाए भी 10 साल। तो इस कंपैरिजन में दीपेंद्र उससे ऊपर आता है। और यहाँ कोई कास्टिज्म की बात नहीं है, ये जो मंदबुद्धि लोग बोलते हैं A कास्ट B कास्ट C कास्ट, रोहतक लोकसभा में आज के दिन कास्ट फैक्टर बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब लोग देख रहे हैं कि भी काम किसने कराया और किसने नहीं कराया। तो रोहतक के नंबर 1। दूसरी सीट है जी आपकी सोनीपत की। सोनीपत, ठीक है। सोनीपत में जो बीजेपी का कैंडिडेट था पहले जो था वो बदल दिया। वो बदला इसलिए होगा कि भाई उनको लगा होगा ये हार जाएगा, तो नया जो कैंडिडेट दिया है वो भी ऐसा कोई पुराना मोहनलाल जो विधायक हैं, वो तो विधायक हैं, लेकिन उनके भी काम यदि देखते हैं ना तो गिनाने के लिए उनका पर्सनल कोई अचीवमेंट ऐसा नहीं है कि जनता में इम्पैक्ट डाल सके। फिर तीसरी जो सीट है वो सतपाल ब्रह्मचारी तो बाहर के हैं, उत्तराखंड से आए। बाल ब्रह्मचारी बाहर के हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी बाहर के बेशक हैं, लेकिन वो यहाँ पर एक रीजन जो ये है ना रोहतक सोनीपत झज्जर, इसमें भूपेंद्र हुड्डा जी का जो नेतृत्व है उसका ज्यादा नाम चलता है, उसका ज्यादा भूपेंद्र जी के नाम से भी वोट आती हैं। इन एडिशन टू कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र के नाम की वोट ऐड हो जाती है। 19 में सर भूपेंद्र हुड्डा खुद ही हार गए और 19 में जो हार हुई थी सर वो हुई थी, देखो वो मैं पहले बोल चुका हूँ कि 19 का कंपैरिजन 24 से बिल्कुल नहीं हो सकता। वो राष्ट्रवाद के नाम था, अब राष्ट्रवाद नहीं है कोई भी। अब लोगों की केवल समस्याएं हैं और उनका सरकार का किया हुआ काम और ना किया हुआ काम सारे दिखते हैं। ठीक है। तीसरी सीट कौन सी आई है आपके साथ? तीसरी आज के दिन है जी सिरसा। ठीक है। सिरसा में शैलजा जी उनसे बहुत आगे हैं और इसलिए आगे हैं कि जो तंवर जी हैं वो एक बहुत ही जो ना वेव्ड विचारों के पॉलिटिशियन हैं, वो बार-बार बदलते जो रहते हैं। एक दिन भी स्टेबल नहीं रहते जी। वो क्या है कि महत्वाकांक्षी तो बहुत ज्यादा हैं और उनका जो अपना
एज ए पॉलिटिशियन अभी तक जो उसका अपना अस्तित्व बना है ना, वो इतना नहीं है, वो सोच ज्यादा रहे हैं। वो किसी राष्ट्रपति के को दामाद के बात वो मान ले तो लोग तो देखते हैं कि आप क्या हो। वो राष्ट्रपति जी थे, उनके दामाद हो, एक अलग बात है, वो बात गई हुई होगी। अब तो देखेंगे आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या पॉलिसीज हैं, आप स्टेबल ही नहीं है। आप एक दिन एक पार्टी को बढ़िया बताते, अगले दूसरी को बढ़िया बताते, पिछले को घटिया बताते चलते हैं, तो आपका कोई स्टेबल विचारधारा का काम नहीं है। इसलिए वो शैलजा जी उनसे आगे निकल रही है बहुत ज्यादा। ठीक है। चौथी सीट यदि हम बात करते हैं तो वो आती है जी हिसार की। ठीक है। हिसार में बीजेपी के अपने एमपी तो भाग गए, वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और उन्होंने अपना वहां पर, जो मैं अपने विचार से देखूं या लोगों की बात सुनता हूं, हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट, हिसार लोकसभा में बीजेपी ने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो देना चाहिए था ना, वो मैं आज भी मानता हूं कि वहां स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कुलदीप बिश्नोई जी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति अलग तरह सोची है कि उसको एक बहुत ही वृद्ध आदमी को, जो कभी भी इतना डायनेमिक पॉलिटिशियन नहीं रहा। रणजीत जी इंसान अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिशियन इतने डायनेमिक कभी नहीं रहे। वो देवलाल जी जब वो प्रधानमंत्री थे या मुख्यमंत्री थे या हरियाणा, तभी भी वो डायनेमिक नहीं थे। तो वो एक ढीले ढाले से पॉलिटिशियन है, और उसके मुकाबले में जो जेपी है वो काफी तेज तर्रार पॉलिटिशियन है, और उसकी जो वर्किंग है इलेक्शन के दौरान, वो पीछे कुलदीप को भी उसने पसीने ला दिए थे। 52,000 वोट उसको 65 आदमपुर में, हाँ। और उसको बाहर का बताते हुए 52,000 ले गए थे, और वही बाई इलेक्शन था। जयप्रकाश पे आरोप भी बहुत हैं जी। जयप्रकाश का आप सुनोगे कि वो लोगों को लारे देता है, गोलियां देता है, वो मिट्टी गोली एक शब्द होता है हरियाणवी में। देखो इसमें उस पर दाग इस तरह के तो लगा देते हैं लोग कि भी पहले हमसे जो है ना, और तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे से मिठाई बनवा ली, या हमारे व्हीकल चलवा ली, पेमेंट नहीं करी। हाँ, ऐसे भी बहुत आरोप हैं, ऐसे इल्जाम। अब वो जेपी तो कहता है कि ये झूठे हैं, कुछ लोग कहते हैं ये सच्चे हैं, लेकिन यहाँ कंपैरिजन दोनों कैंडिडेट्स का आज के दिन है। बीजेपी यदि यही चाल जो उन्होंने चली है कुलदीप के साथ, रणजीत सिंह को कैंडिडेट बना के 19 में ऐसी बात कर देते तो कामयाब थे। अब है स्ट्रगल का इलेक्शन, इसमें अब ये दाव इनका नहीं चल पाएगा, और रणजीत सिंह वहां पर डिफीट होंगे, जेपी वहां मुकाबले से थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिख रहा है आज के दिन। 5वीं सीट, दूसरा अच्छा 4 सीट होगी। हाँ जी। अब 5वीं है अपनी ये जो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है ये। इसमें क्या है जी, धर्मवीर का मुकाबला है रावदान सिंह से। 5 सीट तो ये है। और अब बात करें हम छठी सीट की, तो छठी सीट ये जो कुरुक्षेत्र है ना, ये आप इंडिया गठबंधन की मानने, कांग्रेस की तो नहीं है वो। ठीक है। इंडिया गठबंधन में वहां पर क्या है कि 2014 में जिस आदमी पर कोल घोटाला का मुख्य जो आरोपी था वो नवीन जिंदल जी थे। अब उसमें क्या गुण ऐसे निखर के आ गए मोदी जी के कारण, या मोदी जी ने देख लिया कि अब ये काम करेगा और ये सीट निकाल लेगा। जब आपने 2014 में राज सत्ता हथियाई तब इसी को मुख्य अभियुक्त बनाया था, अब उसको आप कैंडिडेट बना रहे हैं, तो उसका भ्रष्टाचार का दाग मिटा नहीं है। बेशक वो बहुत बड़े घराने से है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, वो खर्चा भी कर लेगा कोई भी, लेकिन लोकसभा का इलेक्शन केवल पैसे के दम पर नहीं जीता जा सकता। उसका भ्रष्टाचार का दाग मिटा नहीं है, और मोदी जी का ही लगाया हुआ है। कितना ही सियाना बन ले मोदी जी, आपके बाद राष्ट्रवाद नहीं है तो मोदीवाद भी नहीं है देश में। मैं मानता हूँ मोदीवाद उतना नहीं है जितना 14 और 19 में था। इस बार मोदी जी का भी अपना नाम उतना इफेक्टिव रूप से नहीं चल रहा जितना उसका 14 और 19 में चल चुका है। नहीं, ये कह रहा कि मोदी के नाम पे ही वोट मिलेंगे, अभी सभी को ये भी मान सकते हैं, ये भी मान और इसका ना शहरों में, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग लगातार घूमते हैं, शहरों में इसका असर दिखता है। देखो, अगर शहर से बाहर जाते हैं तो असर कम हो जाता है। ये क्या मामला है? दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी को जहां पर भी जितने भी वोट मिल रही हैं, उसमें सबसे बड़ा शेयर मोदी जी के द्वारा लिया हुआ वोट का ही है। वो चाहे ग्रामीण में हो चाहे शहरों में हो। और बहुत पहले से बीजेपी पार्टी को, हरियाणा की हम यदि बात करें तो बीजेपी पार्टी को शहरी पार्टी के रूप में माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 2 इलेक्शन में उस बात को धूमिल करके सभी जनता के लोगों ने उनको वोट दिया। लेकिन अब की बार इनका सही जो परीक्षा होती है ना एक पार्टी की, वो अब की बार है, और इस परीक्षा में अब ये थोड़े से गौण साबित हो रहे हैं आज के दिन बीजेपी वाले ग्रामीण क्षेत्र में। शहरों में मुकाबला वैसा ही वैसा है,
मोदी जी का नाम भी थोड़ा शहरों में ज्यादा चलता है क्योंकि वो टीवी देखने वाले ज्यादा लोग हैं। टीवी का इफेक्ट भी है, मीडिया इफेक्ट भी साथ में चलता है। तो नवीन जी वहां मतलब नहीं निकाल पाएंगे सीट मेरे हिसाब से, जैसा लगता है। तो ये 6 सीट तो हुई कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की, ठीक है, थोड़ी सी अपर एज इनका है। अब मुकाबला बाकी 4 जो सीट रह गई उन पर टफ मुकाबला है, लेकिन उसमें बीजेपी की यदि स्ट्रांग सीट मानते हैं तो वो है नंबर 1 सीट इनके गुड़गांव की सीट को राविंदर जीत निकाल ले जाएंगे ऐसा लगता है। फरीदाबाद की जो सीट है वो गुज्जर एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा फैक्टर हरियाणा में यदि किसी एक आदमी के ऊपर है ना, वो कृष्णपाल गुज्जर पे है। उसने कोई काम नहीं कराया, वो ये मान के चल पड़ा जिस तरह 19 में वोट आगे थे ना, बेहिसाब मांगी उतने उनसे भी ज्यादा, अब की बार मांगे थे तो 2 लाख कम आ जाएंगे तो भी जीत जाऊंगा, ये एंगल नहीं चलेगा अब की बार। आपको एक एग्जांपल, सबसे बड़ी जीत थी संजय भाटियार गुज्जर की। हाँ, आपको एग्जांपल देता हूं मैं कि वोट कैसे चेंज हो जाती है। बीजेपी पार्टी मोदी जी के सहारे से, राष्ट्रवाद के सहारे से, बालाकोट हमला के सहारे से 57% वोट ले गए लोकसभा में। 4 महीने के बाद असेंबली के इलेक्शन में आई 36%। कहाँ गई 21%? कहाँ गए मोदी जी, कहाँ गए मनोहर खट्टर जी? 21% 4 महीने में जा सकती हैं, तो 5 साल में सारी भी जा सके हैं। ये बात भी ठीक तो है। यदि कंपैरिजन कोई करे ना तो असेंबली के बाद वाला कर लो ना। 2019 में असेंबली का इलेक्शन में 36% वोट थी बीजेपी की, उसका करो आकलन। का सवाल क्या था, मैं उससे विचलित तो नहीं हो गया? नहीं, ठीक है। आपका सवाल ये था कि भाई ऐसा अब की बार क्या हो गया, हाँ, क्या हो गया? जो गुज्जर जी खतरे में हैं और हमारे मनोहर लाल जी भी खतरे में हैं। खतरे का मतलब मुकाबले में, और अंबाला की सीट भी मुकाबले में है। ये 3 सीट टफ मुकाबले में है। 6 सीट इंडिया गठबंधन की लगभग पार उतरने वाली हैं। बीजेपी की यदि पार उतरने वाली है तो वो गुड़गांव की है, राविंदर जीत। और लेकिन वो मार्जिन उसमें भी मतलब नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं कि वहां पर मार्जिन आप देखेंगे अब की बार कि लाखों का मार्जिन कहीं नहीं होगा बीजेपी के लिए, जीत के लिए वो कम हो जाएगा। वो कम पे फिर यदि सारा हरियाणा में वातावरण ऐसा होगा भी इंडिया गठबंधन जीत रहा है तो हो सकता है वहां मार्जिन और भी टफ होके कम हो जाए। तो ये मेरे। और कौन सी सीट है बीजेपी की? करनाल की मान रहे हो आप? नहीं, करनाल में तो गांव के इलाके जो हैं, देखो करनाल में 2 जगह से वोट मिलेंगे बीजेपी को ज्यादा। एक तो पानीपत सिटी इटसेल्फ और एक करनाल सिटी, और वहां ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है। अब 17-18 लाख वोट हैं तो उसमें मेरे ख्याल में ये दोनों शहर मिला के 20% या 25% वोट कवर करेंगे। बाकी जो 70 और 75% वोट हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है। वहां मनोहर लाल जी काफी कमजोर कैंडिडेट साबित हो रहे हैं। उनका उतना विरोध नहीं हुआ, एक बार आसंद में हुआ, बाकी ज्यादा विरोध नहीं है। यहाँ तो हमारे दो कैंडिडेट हैं, मान लो कि आप हिसार में ज्यादा हो रहा है कि चौटाला परिवार के, इवन की जजपा का भी भारी विरोध हो रहा है। तो बस यूं है कि जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कि जो बात सोच के बीजेपी पार्टी ने मनोहर लाल जी को कैंडिडेट बनाया हमला, वो मेरे अकॉर्डिंग भी मुकाबले में ही देखा नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि उसको वॉक और दिया गया, एक नया लड़का उनके सामने उतार दिया है। अगर कोई और होता भारी भरकम कैंडिडेट तो हो सकता था कि कांग्रेस की मिली भगत है, ऐसी चर्चाएं भी आती हैं। देखो सर, मिली भगत मेरे विचार से तो नहीं हो सकती, क्योंकि मिली भगत यदि आप एक चीफ मिनिस्टर के साथ ही करोगे तो फिर आप दूसरा जो चीफ मिनिस्टर उसकी जगह बनना चाह रहा है दूसरी पार्टी का, फिर वो अपने लोगों में क्या दिखाएगा कि भाई मैं भी सीएम, ये पहले वाले सीएम का या फेवर कर रहे हैं तो वो ठीक है, फिर तो वही रहेगा। ऐसा नहीं होता, ये लोग कुछ निकाल लाते हैं बातें। वो बुद्धि राजा एक नया लड़का है और नए लड़के को भी कई बार मौका देते हैं पार्टियां, तो वो बड़ा अच्छा काम भी कर जाते हैं। हो सकता है मनोहर लाल जी अपनी पोजीशन संवार लें, अभी तो 7-8 दिन और हैं, लेकिन एट प्रेजेंट वो फाइट में तो हैं, लेकिन एक यूं डिक्लेयर कर देंगे कि बीजेपी की सीट पक्की है, वो मेरे विचार से इतनी पक्की नहीं है। आपकी नजर में गुड़गांव की सीट पक्की है? गुड़गांव की अभी तक पक्की है। और दूसरी सीट 4 बता रहे थे आप? बताया ना, फरीदाबाद मुकाबले में है जी, अंबाला मुकाबले में है और करनाल मुकाबले में। यदि आप गुड़गांव के बाद सेकंड स्ट्रॉन्ग सीट देखते हैं तो वो करनाल की मान सकते हैं, लेकिन वो
यूं है कि और जो बाकी सीट है उनके मुकाबले में मुकाबले। स्ट्रांग है, लेकिन जीत वाली स्ट्रांग नहीं है अभी स्ट्रांग है। करनाल की। ठीक है।